ये हमारे माइंड सेट की सीरीज का 7वीं क्लास है ना, 7th क्लास है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ माइंस एक्ट, एनी वुमेन कैन वर्क अबव ग्राउंड बिटवीन द आवर्स ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 46 के अनुसार निम्न में से किस समय में महिलाएं जो है वो माइंस के सरफेस पर या तो ओपन कास्ट में कार्य कर सकती है। उत्तम का आंसर आ रहा है। और कोई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 AM to 7 PM। देखिए ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को पुराने माइंस एक्ट में खादान के नीचे जाकर कार्य करने की अनुमति नहीं थी, परंतु उन्हें सरफेस पर या फिर ओपन कास्ट में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कार्य किया जा सकते थे, उनसे काम करवाया जा सकता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी रूल चेंज हो गया है, महिला नीचे में जाकर काम कर सकती है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट मे वेरी द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी वुमेन बिटवीन द आवर्स ऑफ। देखिए केंद्र सरकार के पास पावर्स है कि वो महिलाओं के कार्य करने का जो समय है उसे परिवर्तित कर सकती है, उसे चेंज कर सकती है, लेकिन जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो इस समय सीमा के बीच में नहीं होंगे। आपको बताना है कि समय सीमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 6 AM to 7 PM, ऑप्शन नंबर बी 7 AM to 10 PM, ऑप्शन नंबर सी 10 AM to 7 PM, ऑप्शन नंबर डी 10 PM to 5 PM। हाँ उत्तम सही आंसर है। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 PM to 5 PM। देखिए केंद्र सरकार यदि चाहे तो जैसे हमने पहले देखा कि वो जो टाइम फ्रेम है उसको चेंज कर सकती है, लेकिन किसी भी महिला को रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के बीच में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कोई भी महिला रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कार्य पर नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to subsection 2 of section 46, every woman employed in a mine above ground shall be allowed an interval of rest not less than blank commencement of a next period of employment। यानी कि सेक्शन 46 के सब सेक्शन 2 के अनुसार किसी भी महिला को कार्य पर लगाने से पहले उसे कितने समय का विश्राम देना अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप किसी महिला को आपने मान लीजिए आज काम करवाया है, उसे आप कितनी देर का विश्राम देंगे अगले दिन के कार्य शुरू होने से पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है, समझ में आपको क्वेश्चन क्या है? देखिए ऑप्शंस क्या है इसकी। ऑप्शन नंबर ए है 11 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 13 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 14 आवर्स, 14 घंटे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्शन 46 के अनुसार मान लीजिए आपने किसी महिला से आज कार्य करवाया तो उसे आप कितने घंटे का विश्राम देंगे, अवकाश देंगे अगले दिन का कार्य शुरू होने से पहले। क्वेश्चन सिंपल है। देखिए सेक्शन 46 के सब सेक्शन 2 के अनुसार इसका राइट आंसर है 11 आवर्स। ध्यान रखिएगा कि किसी भी महिला को यदि आप दूसरे दिन कार्य लगाते हैं तो उससे पहले उसे कम से कम 11 घंटे का अवकाश देना माइंड सेट के अनुसार जरूरी है, अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 घंटे। माइंड सेट के सेक्शन 46 के सब सेक्शन 2 में इसके में बताया गया है। नेक्स्ट है, समझ में आया क्वेश्चन को दूसरा वाला, उसका आंसर 11 घंटे होगा ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, which of the following is not correct according to subsection 4 of section 48। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 48 के सब सेक्शन 4 में निम्न में से कौन सी बात नहीं बताई गई है, निम्न में से किसका उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, द क्लास, ऑप्शन नंबर बी द क्लास और काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी द नेचर ऑफ, हाँ देन नहीं दाल होगा, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर डी द सिस्टम ऑफ रिलीज एंड शिफ्ट। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसके बारे में सेक्शन 48 के सब सेक्शन 4 में नहीं बताया गया है, उसमें उसका उल्लेख नहीं है।
जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। अभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए आप अगर माइंस एक्ट के सेक्शन 48 का सब सेक्शन 4 उठाएंगे, उसमें बताया गया है कि क्या एम्प्लॉय का नाम क्या होगा, उसको आप मेंशन करना है, उसकी किस प्रकार का कार्य कर रहा है उसको आपको बताना पड़ेगा, और उसका जो रिले और शिफ्ट है उसके बारे में आपको बताना होगा। लेकिन उसका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है वो सेक्शन नंबर 48 के सब सेक्शन 4 में नहीं पूछा गया है, उसमें आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें आपको ये नहीं मेंशन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव विथ वेजेस इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ माइंस एक्ट। देखिए लीव विथ वेजेस एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है, और निम्न में से किस चैप्टर में बताया गया है माइंस एक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चैप्टर 6, ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 7, ऑप्शन नंबर सी चैप्टर 8, ऑप्शन नंबर डी चैप्टर 9। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। लीव विथ वेजेस का परिभाषा जो है, वो सेक्शन जो है, वो निम्न में किस चैप्टर में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 7। ध्यान रखिएगा कि लीव विथ वेजेस की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो सेक्शन वो चैप्टर नंबर 7 में बताई गई है। इसका राइट आंसर चैप्टर 7 होगा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 लीव शैल बी रिजल्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन। क्वेश्चन क्या कहता है कि सेक्शन 49 में है कि लीज तो उसमें से किस प्रोविजन के अनुसार होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेक्शन 50 to 56। ध्यान रखिएगा कि लीज का जो रेगुलेशन है वो 50% बताया गया है। क्वेश्चन समझा। किसका उल्लेख नहीं है, किसके बारे में उसमें नहीं बताया गया है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए यार, इसका क्या आंसर होगा। वीके डे ऑफ रेस्ट होगा, कि सिक लीव होगा, कि हॉलीडेज फॉर फेस्टिवल होगा, ऑप्शन नंबर डी सिमिलर ओकेजन ड्यूरिंग लीव पीरियड होगा, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डज नॉट लिखा हुआ है वहां पर, इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक लीव। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन 50 है उसमें बाकी सब के बारे में बताया गया, लेकिन उसमें कहीं भी सिक लीव के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर ईयर डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। कैलेंडर ईयर के बारे में निम्न में से किस सेक्शन में बताया गया है। कैलेंडर ईयर इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 51, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 52, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 53, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 54। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 51। तो ध्यान रखिएगा कैलेंडर ईयर की जो परिभाषा है वो सेक्शन 51 में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ। कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैलेंडर ईयर, सवाल ये कह रहा है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 12 months beginning at 31st January every year, option number B 6 months beginning at 1st June every year, option number C 12 months beginning at 1st March every year, option number D 12th March beginning at 1st day of January every year। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से किसे कैलेंडर ईयर कहते हैं।
12 महीने का समय जो 31 जनवरी को शुरू होता है, 6 महीने का समय जो 1 जून को शुरू होता है, 12 महीने का समय जो कि 1 मार्च शुरू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 12 महीने का समय जो कि 1 जनवरी को शुरू होता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। कैलेंडर ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months बिगिनिंग एट 1 जनवरी एवरी ईयर। ध्यान रखिएगा, कैलेंडर ईयर उसे कहते हैं कि वो साल जो कि प्रति वर्ष 1 जनवरी शुरू होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये क्वेश्चन WCL के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट पेपर में 2021 की वैकेंसी में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल लीव विद वेजेस अंडर सेक्शन 52 इज गिवन टू एनी एम्प्लॉय ऑफ माइन इफ। यानी देखिए, जो एनुअल लीव मिलती है वेजेस के साथ अंडर सेक्शन 52 किसी एम्प्लॉय को किस कंडीशन में दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है यदि उसने कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर सर्विस, यदि उसने एक फाइनेंशियल ईयर सर्विस पूरी कर ली हो। ऑप्शन नंबर बी है कंप्लीटेड इकोनॉमिक ईयर सर्विस, यानी कि उसने एक आर्थिक ईयर सर्विस जो है पूरी कर ली हो। ऑप्शन नंबर सी है कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है कंप्लीटेड प्रोबेशनरी ईयर सर्विस, प्रोबेशन ईयर सर्विस। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। सबके आंसर आ रहे हैं, ये आप सब सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर सर्विस। ध्यान रखिएगा, कोई भी एम्प्लॉय माइंस का तभी इंटाइटल होता है लीव विद वेजेस के लिए यदि वो अपने एक कैलेंडर ईयर सर्विस को पूरा कर ले, उसके बाद ही उसे लीव विद वेजेस मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड on any one day of annual leave with wages will be given for how many days of working days। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी व्यक्ति को कितने दिन कार्य करने पर यूजी में कार्य करने पे उसे 1 दिन का एनुअल लीव विद वेजेस दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कितने दिन कार्य करता है कि उसको 1 दिन का यल दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन ये कहता है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए एवरी 15 डेज ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर बी एवरी 20 डेज ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर सी एवरी 25 डेज ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर डी एवरी 30 डेज ऑफ वर्क। देखिए इसका राइट आंसर आप सब सही बता रहे हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए एवरी 15 डेज ऑफ वर्क, यानी हर 15 दिन का कार्य करने पर उसे 1 दिन का एक्स्ट्रा लीव विद वेजेस दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ बात कर रहा है, नहीं यहाँ देखिए क्या बात कर, यहाँ बात कर रहा है यूजी माइंस के बारे में, ना कि ओपन कास्ट के बारे में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं सही है, सही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 190 डेज ऑफ वर्क। यानी कोई व्यक्ति अगर यूजी माइंस में 190 दिन तक कार्य कर ले तो उसे वो कैलेंडर ईयर के लिए इंटाइटल हो जाता है लीव विद वेजेस के लिए, है ना। यानी कोई व्यक्ति यदि एक कैलेंडर ईयर में 190 दिन कार्य कर ले तो उसे हम लीव विद वेजेस दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर से। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। देखिए यहाँ थोड़ा कट गया है। अ पर्सन whose service commences otherwise than on one day of first day of January shall be entitled to leave with wages in such a calendar year in case of a person employed below ground in mine। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी व्यक्ति को लीव विद वेजेस दिए जाएंगे उसी कैलेंडर ईयर में यदि उसने उस कैलेंडर ईयर में कितने दिन की सर्विस पूरी कर ली हो। देखिए वो क्वेश्चन क्या था, पूछ रहा था कि वो अगले साल में कितना सर्विस करेगा कि हम उसे लीव विद वेजेस या फिर ईएल देंगे। और यहाँ पूछ रहा है उसी वर्ष में, मान लीजिए व्यक्ति 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं किया, किसी और दिन ज्वाइन कर लिया, मतलब मान लीजिए वो ज्वाइन किया 15 जनवरी को,
उसके बाद हम किस तरीके से उसका ईयर काउंट करेंगे, कैसे उसे बताएंगे कि ये यदि हकदार है कि नहीं है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वर्क हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर ईयर, यानी यदि व्यक्ति जो है कैलेंडर ईयर के आधे दिनों को मतलब आधे दिन कालते कार्य करे। ऑप्शन नंबर बी है वन टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर ईयर। देखिए हाफ नहीं होगा, यहाँ पर होगा टू थर्ड ऑफ कैलेंडर ईयर सर्विस, वहां पर होगा टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर ईयर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी है वन थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर ईयर। ऑप्शन नंबर डी है वर्क वन फोर्थ ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर ईयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी व्यक्ति की सर्विस को यदि उसने 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किया है तो हम कैसे उसके ईयर को काउंट करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यदि व्यक्ति यूजी माइंस में है तो उसे कम से कम अपने कुल वर्किंग डेज का 1/2 कंप्लीट करना होगा, तभी हम उसे क्या बोलते हैं ईयर के लिए इंटरटल मानेंगे, है ना। और यदि व्यक्ति ओपन कास्ट में है तो उसके लिए उसे कम से कम अपनी सर्विस का देखिए क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको बाद में करते हैं। आई थिंक इसका राइट आंसर कुछ और ही होगा। इस क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। 30 वाले क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एनी पर्सन देखिए क्वेश्चन देखिए, if any person leaves his employment or terminated by he should be paid an amount by owner agent manager। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सेक्शन के अधीन यदि किसी व्यक्ति को उसकी एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देता है या फिर उसे निकाल दिया जाता है, उसे अमाउंट जो पे किया जाएगा निम्न में से किस सेक्शन के अधीन पे किया जाएगा, उसे अमाउंट मिलेगा किस सेक्शन में बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 52, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो अमाउंट पे किया जाएगा वो सेक्शन 52 के अधीन पे किया जाएगा यदि उसे काम से निकाल दिया जाता है या फिर वो माइंस को छोड़ देता है, कार्य को छोड़ देता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्शन 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if any person is terminated by the owner agent or manager, they shall pay amount under section 52। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को ओनर एजेंट मैनेजर खुद से निकालते हैं, खुद से उसको कार्य से निकाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो उसे कब तक उसका जो ईयर का पैसा है, जो उसका अर्न लीव है, वो पे करेंगे। तो आपके ऑप्शंस है अगले महीने की पेमेंट को, अगले महीने या फिर अगले हफ्ते, या फिर दूसरे दिन का वर्किंग डे खत्म होने के से पहले। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे। ध्यान रखिएगा यदि किसी व्यक्ति को ओनर एजेंट मैनेजर जो है वो खुद से निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो से जो उसका ईयर का पैसा है, जो बकाया पैसा होगा, वो उसको दूसरा वर्किंग डे खत्म होने से पहले दे देंगे। और मान लीजिए व्यक्ति खुद से ही अपने एम्प्लॉय को छोड़ता है, खुद से ही अपनी नौकरी को छोड़ देता है, तो ऐसी कंडीशन में ओनर एजेंट और मैनेजर उसको अगले महीने की जो उसका पेइंग डे होगा, जैसे मान लीजिए अगले महीने उसको सैलरी मिलती थी 1 जनवरी को, तो उस तारीख 1 तारीख को, तो मान लीजिए उसको 1 तारीख तक उसका जो पैसा होगा ईयर का वो उसे पे कर देंगे। समझ में आया क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसमें आंसर बता दिया गया है, तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या था हम वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 10 ऑफ सेक्शन 52, where a person is discharged or dismissed from a service who is not entitled to leave with wages। इसके आंसर पहले टिक लगा हुआ है। देखिए इसमें क्या था, यदि कोई व्यक्ति जो है वो अपनी सर्विस से डिस्चार्ज कर देते हैं तो उसका जो लीव का पैसा है, जो उसका ईयर है, वो निम्न में से किसे नहीं दिया जाएगा। Who is not लिखा हुआ है ना यहाँ पर। क्वेश्चन ये था यदि किसी व्यक्ति को उसके काम से निकाल दिया जाता है तो उसके ईयर के पैसे के लिए निम्न में से कौन हकदार नहीं होगा। देखिए उसमें ऑप्शंस क्या थे, द पर्सन हिमसेल्फ, यदि व्यक्ति स्वयं होगा, उसका कोई नॉमिनी, उसकी वाइफ या उसका हायर।
माइंस एक्ट के अनुसार जो उसकी वाइफ होगी उसका उसमें उल्लेख नहीं किया गया। देखिए हायर में उसकी वाइफ भी आ सकती है, उसके बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ स्पेसिफिकली वाइफ का बारे में नहीं बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज वाइफ। समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो बताया गया था कि में से कौन जो है उसके ईयर के पैसे के लिए हकदार नहीं होगा, उसके लिए इंटाइटल नहीं होगा। तो इसमें उसकी वाइफ के बारे में नहीं बताया गया है। देखिए हायर या नॉमिनी में तो कोई भी आ सकता है, उसकी वाइफ भी आ सकती है, बच्चे भी आ सकते हैं, माँ बाप भी आ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वहां पर वाइफ के बारे में नहीं बताया गया है। क्वेश्चन ऐसे अगर पूछ सकता है तो ध्यान रखिए इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर अ पर्सन डाइज व्हाइल इन सर्विस, लीव विथ वेजेस इज गिवन विथ हिम। जैसे कोई व्यक्ति कार्य के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में उसका जो लीव विथ वेजेस का जो पैसा होगा वो कितने समय के अंदर से दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 2 months ऑफ हिज डेथ, ऑप्शन नंबर बी 3 months ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर सी 1 year ऑफ डेथ, ऑप्शन नंबर डी 1 month ऑफ डेथ। यानी उसके मरने के 2 महीने के बाद, उसके मरने के 3 महीने के बाद, उसके मरने के 1 साल के बाद, या फिर उसके मरने के 1 महीने के बाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 months ऑफ हिज डेथ। ध्यान रखिएगा यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के दौरान उसके वर्किंग के समय उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो रिटायर नहीं हुआ था, सर्विस में था, उस समय अगर उसकी मौत हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो पैसा होगा उसके हायर्स को या फिर उसके नॉमिनी को 2 महीने के भीतर उसकी डेथ की दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस इज अलाउड टू अ माइन एम्प्लॉय हाउ मेनी डेज बिफोर हिज लीव बिगिंस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्शन 54 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को एडवांस में हमें उसका जो ईयर का पैसा है वो देना है, तो कितने दिन पहले उसे हम देंगे उसकी लीव शुरू होने से पहले? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 days, ऑप्शन नंबर बी 4 days, ऑप्शन नंबर डी 2 days, ऑप्शन नंबर डी 7 days। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो लीव पे जा रहा है, तो कम से कम कितने दिन का उसका लीव पीरियड होना चाहिए कि हम उसे उसका पैसा जो होगा वो दे सके एडवांस में। यदि उसकी लीव का जो समय है वो मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी है, यदि उसकी लीव का समय 4 दिन से कम है, वैसी कंडीशन में उसका जो पेमेंट होगा उसको एडवांस में नहीं करेंगे। यदि उससे अधिक है तभी हम उसका जो पेमेंट है ईयर का वो हम उसको एडवांस में कर सकते हैं। मान लीजिए उसका जो लीव दे रहा है वो उससे दे रहा है 3 दिन के लिए, तो वैसी कंडीशंस में हम उसको जो पैसा होगा ये 4 दिन की छुट्टी का वो सब एडवांस में नहीं देंगे। समझ में आप क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट करते हैं, अनपेड वेजेस आर रिकवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मान लीजिए क्या आते हैं मालिक जो ओनर एजेंट मेरा मैनेजर है उसको कोई पैसा पे करना था किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को, उसने पे नहीं किया, तो निम्न में से किसके तहत हम उस पैसे को रिकवर करेंगे? ये कुछ इसमें प्रोविजन था, उसका प्रोविजन क्या हो गया बताना है ना। इसका राइट आंसर क्वेश्चन है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1932, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1938, ऑप्शन नंबर सी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ऑप्शन नंबर ई पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1935। तो आपको बताना है कि यदि कोई ओनर एजेंट या मैनेजर जो है किसी पेमेंट पे नहीं देता है, किसके तहत उससे पैसा रिकवर, निम्न में से किस एक्ट के तहत रिकवर किया जाएगा? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि ओनर एजेंट मैनेजर जो है किसी एम्प्लॉय पैसा नहीं देते हैं, टाइम पर पैसा नहीं पे करते हैं, तो उसका जो पैसा होगा वो डिले वेजेस के तहत निम्न में से किस एक्ट के अधीन उनसे वसूला जाएगा, ओनर एजेंट और मैनेजर से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेमेंट वेजेस 1936। तो देखिए मान लीजिए कोई ओनर एजेंट या मैनेजर जो है किसी एम्प्लॉय का पैसा टाइमली पे नहीं करता, तो उस कंडीशन में जो वेजेस एक्ट है उसके तहत उससे पैसा वसूला जाएगा, वो पैसा जो है एम्प्लॉय को पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द माइंस एक्ट हैज बीन अमेंडेड since it came into force on 1 July 1952। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइंस एक्ट 1952 को कितनी बार अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है जब से वो फोर्स में आया है 1 जुलाई 1952 से।
देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि माइनस एक्ट 1952 को जब से फोर्स में आया तब से कितनी बार उसको अमेंड किया गया है। जल्दी से आपको इसका आंसर बताइए क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। माइनस एक्ट 1952 को कितनी बार अमेंड किया गया है। देखिए इसका राइट आंसर होगा 2 बार। हमारी पार्लियामेंट है उसने 2 बार इसे अमेंड किया है, एक बार 1983 में और एक बार किया है, सॉरी एक बार किया 1959 में और एक बार किया 1983 में। तो जब से ये फोर्स में आया तब से 2 बार अमेंड हो चुका है। एक बार हुआ है 1959 को और एक बार हुआ 1983 में। ध्यान रखिएगा, फोर्स में आने के बाद इसको 2 बार अमेंड किया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन से देखिए ये क्वेश्चन जो है केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई, ये एससीसीएल में पूछा गया था क्वेश्चन। हो सकता है कि किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कितनी बार अमेंड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।